हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माई वीडियोज़. इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आज हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीक्वेंस इन सीरीज़ की एक्सरसाइज 9.2 को आगे डिस्कस करने जा रहे हैं. हमारी लास्ट वीडियो में इसके फर्स्ट से लेकर 7th तक क्वेश्चन थे. नाउ 8th ऑनवर्ड क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं. इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP is Pn plus Qn square where P and Q are constant, find the value of D, कॉमन डिफरेंस. ओके, देखिए आपको क्या दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स. नाउ सम ऑफ n टर्म्स इज डिनोटेड बाय Sn इक्वल टू Pn प्लस Qn स्क्वायर. जब भी आपको सिर्फ क्वेश्चन के अंदर Sn या An दिया हो वो बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है. उसमें सिर्फ आपकी एक ही ट्रिक लगती है, आपने n की जगह पर 1 2 3 सब्स्टिट्यूट करते जाना है, कॉरस्पॉन्डिंगली आपको वैल्यूज मिलती जाएंगी. तो हम लोगों ने यही किया, n की जगह पर रिप्लेस कर दिया 1, क्योंकि इस क्वेश्चन में a और d नजर नहीं आ रहे, इसका मतलब a और d ऑलरेडी रिप्लेस हो चुके हैं. तो आपने n की जगह क्या रिप्लेस करा, 1. जब आपने लेफ्ट हैंड साइड पे 1 रखा है तो राइट हैंड साइड पर भी ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा. नाउ दिस इज p, दिस इज q, p प्लस q इक्वल टू 1. आप खुद सोचिए, एक सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म का सम और फर्स्ट टर्म एक ही बात है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ सीक्वेंस दिया हुआ है A1 A2 A3 A4 डैश डैश. इफ आई से फर्स्ट टर्म का सम दैट इज S1 इज नथिंग बट योर फर्स्ट टर्म, दैट्स व्हाई S1 को हम लोगों ने क्या लिख दिया, A1. लेकिन सेकंड दो टर्म्स के सम का मतलब होगा A1 प्लस A2. तीन टर्म्स के सम का मतलब होगा A1 प्लस A2 प्लस A3. यानी आपने हमेशा ऐसा कंक्लूड नहीं करना कि S2 मींस A2, नो. लेकिन सिर्फ फर्स्ट टर्म के लिए अगर आप फर्स्ट टर्म का सम निकालते हैं, एक ही टर्म है आपके पास, तो जो S1 है इज नथिंग बट योर A1. तो जो आपने यहाँ S1 फाइंड आउट करा, इट्स योर A1. नाउ n की जगह पर हम रिप्लेस कर रहे हैं 2, तो यहां पर भी 2 रिप्लेस हो जाएगा, दैट इज बिकम 2a प्लस 4q. नाउ S2 का मतलब क्या है, S2 का मतलब है A1 प्लस A2, दैट इज योर S2. नाउ S2 की वैल्यू कितनी है, 2p प्लस 4q. अब आपके पास A1 की वैल्यू ऑलरेडी थी, दैट इज p प्लस q, वो आपने यहाँ रिप्लेस किया, माइनस किया वहां जाकर, आप लोगों को A2 की वैल्यू मिल गई. अगर आपके पास A2 की वैल्यू भी है, A1 की वैल्यू भी है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकल जाता है, A2 माइनस A1. तो कॉमन डिफरेंस इज A2 माइनस A1, यू गेट D की वैल्यू 2q. आई होप इट्स क्लियर. क्वेश्चन नंबर 9 देखिए. क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs. दो अलग अलग APs हैं, तो अगर दो अलग अलग APs हैं, उनके A और D डिफर करेंगे, बट उनकी कितनी टर्म्स लेनी है, दोनों की टर्म्स का सम सेम लेना है. लाइक अगर फर्स्ट AP की आपने 10 टर्म्स ली थी, तो दूसरी AP की भी 10 टर्म्स लेनी है, यानी n दोनों में सेम है, लेकिन A और D डिफर करेगा. Are in the ratio 5n plus 4 ratio 9n plus 10. Find the ratio of their 18th term. ओके, तो देखिए क्या क्वेश्चन है आपके पास. आपको दिया हुआ है सम ऑफ n टर्म, दो अलग अलग एपी हैं, उनकी रेशियो गिवन है. क्योंकि ये गिवन है, बट क्योंकि ये दो एपीज अलग अलग हैं, तो ए और डी डिफर करेंगे. हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया n अपॉन 2a. हम लोगों ने डिफर करने के लिए a और d को एक में कैपिटल ले लिया, एक में स्मॉल ले लिया. आप किसी में भी स्मॉल और किसी में भी कैपिटल ले सकते हैं. तो यहां पर आपने ले लिया 2a n माइनस 1d. Here is also n अपॉन 2a n माइनस n, दोनों में सेम था, क्योंकि उसने खुद बोला है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs, यानी दो APs अलग अलग हैं, लेकिन जो भी आपने टर्म्स, अगर आपने यहाँ 10 टर्म्स का सम लिया तो यहाँ पर भी तो n सेम है, दैट इज इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 10. n बाई 2 से n बाई 2 आपका कैंसिल आउट हो गया, रिमेनिंग थिंग इज 2a प्लस n माइनस 1d, दैट इज. अब इसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद देखिए आपके पास मिसिंग वैल्यूज कितनी है. आपके पास मिसिंग वैल्यूज है a d n स्मॉल a स्मॉल d, 5 वैल्यूज मिसिंग हैं. तो इतना पक्का है कि इस क्वेश्चन में आप एक रूल याद रखिए, अगर आपको दो वैल्यूज निकालनी है तो दो इक्वेशंस कम से कम आपके पास होनी चाहिए. तीन वैल्यूज अगर आपको निकालनी है, तीन इक्वेशन कम से कम आपके पास होनी चाहिए. अब सिर्फ एक इक्वेशन आपके पास गिवन है, बाकी पार्ट तो फाइंड आउट वाला है, और 5 चीजें मिसिंग है, इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट. दैट मीन्स कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आपको एडजस्टमेंट्स और ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें से ए डी वगैरह की वैल्यूज कैलकुलेट ना करनी पड़े और फिर भी 18th टर्म की रेशियो आपकी निकल जाए. तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन पर जाते हैं, थोड़ा सा आइडिया कई बार क्वेश्चन से मिल जाता है. आपको इन्हीं दोनों एपीज की 18th टर्म की रेशियो चाहिए थी, यानी A18 अपॉन A18. नाउ A18 का क्या फॉर्मूला होगा, A प्लस 17d, A प्लस 17d. A और D डिफर है. अब हम लोगों ने क्या किया, हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. वाई, ताकि ये इस जैसा कुछ हद तक दिख सके और हम कुछ कंपैरिजन करके कुछ वैल्यूज निकाल सके, क्योंकि इम्पॉसिबल टास्क हो गई थी. अगर आप इस चीज से n की वैल्यू, a की वैल्यू
कैपिटल डी स्मॉल डी की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो मतलब ही नहीं बनता, निकल सकती है। अगर दो वैल्यूज मिसिंग होती तो उनमें रिलेशनशिप निकल आता, वो भी इजी हो जाता, लेकिन इसमें आपके पास 5 वैल्यूज मिसिंग है तो इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट। तो हम लोगों ने क्या करा, जो 18th टर्म की रेशियो फाइंड आउट करने को कही थी हमें उनसे लिया, और इसको इस जैसा बनाने के लिए हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। नाउ ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, दैट इज बिकम 2a प्लस 34d, 2a प्लस 34d। अगर आप कंपेयर करेंगे तो अब ये सिमिलर जैसा लग रहा है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखिए, ये चीजें सिमिलर लगेंगी, दैट इज 2a, दैट इज ऑल्सो 2a, कैपिटल D एंड n-1 की जगह पर आपके पास 34 है। सिमिलरली 2a स्मॉल डी, n-1 की जगह पर क्या चल रहा है 34। तो आप ये देखिए इनके बीच में कोई लिंक होगा और हमें इसी की मदद से ये चीज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने इस चीज के लिए इस चीज को इस जैसा बनाया और यहां से n-1 की वैल्यू कंपेयर करके निकाली, दैट इज 34। तो आपके पास n की वैल्यू कितनी आ गई, अगर n-1 आपके पास 34 है तो n की वैल्यू 35 आ गई। अब आपका क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। आप n की जो वैल्यू है 35 उसे इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली ये 18th टर्म बन जाएगी, क्योंकि हमने 18th टर्म को इस जैसा बनाया तो ऑटोमेटिकली ये रिड्यूस होकर क्या बन जाएगा 18th टर्म। तो हम लोगों ने यहां पर n की जगह पर बोथ साइड क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया 35। तो देखिए अगर हम लोगों ने यहां पर 35 सब्स्टिट्यूट करा तो व्हाट वुड बी योर रिजल्ट, n की जगह 35 माइनस 1, 35 माइनस 1, n की जगह 35 आ गया आपके पास। यहाँ पर 2a प्लस 34d, 2a प्लस 34d ये कैलकुलेट हो गया, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, कट जाएगा, a प्लस 17d, a प्लस 17d विच इज नथिंग बट योर 18th टर्म। तो देखिए किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को डील करा विदाउट कैलकुलेटिंग द वैल्यूज ऑफ कैपिटल A, कैपिटल D एंड स्मॉल d, हम लोगों ने रेशियोज फाइंड आउट कर ली। ठीक है, देखिए आई होप इट्स क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू फर्स्ट q टर्म्स देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट pq प्लस टर्म्स। देखिए सम हमेशा फर्स्ट टर्म्स के साथ ही स्टार्ट होता है, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी बताया था कि कभी भी आप बीच में से किन्हीं टर्म्स का सम नहीं निकाल सकते, हमेशा फर्स्ट टर्म से ही सम होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम ऑफ p terms equal to sum of q terms and you have to find out the sum of p plus q terms। तो हम लोगों ने यही इंफॉर्मेशन यूज करी, क्या आ गया इसका फॉर्मूला p अपॉन 2 दैट मीन्स n अपॉन 2 2a n माइनस 1d, सिमिलरली n अपॉन 2 2a q माइनस 1d। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये जो p है इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप पहले d को अंदर इंटू कर दीजिए, दैट इज बिकम pd माइनस d एंड दैट इज बिकम qd माइनस d। फिर आप इस p को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज बिकम 2ap एंड दैट इज p स्क्वायर d दैट इज माइनस pd 2aq q स्क्वायर डी माइनस क्यू डी। अब देखिए सिमिलर टर्म्स को एक तरफ कर दीजिए, ये वाला इस साइड आ गया और ये q स्क्वायर डी माइनस पी स्क्वायर डी हो गया, ये प्लस माइनस पी डी है, वहां जाके प्लस पी डी हो जाएगा, तो इसे पहले लिख दीजिए माइनस क्यू डी। तो आपने ग्रुपिंग कर दी। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो 2a कॉमन है, रिमेनिंग थिंग इज p माइनस क्यू। यहाँ से देखेंगे तो d कॉमन है, q स्क्वायर माइनस p, और यहाँ से देखेंगे तो d कॉमन है, p माइनस क्यू। तो कुछ हद तक ऐसा नजर आ रहा है कि p माइनस क्यू कॉमन आ सकता है। इसे हम स्प्लिट कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी विच इज q माइनस p एंड q प्लस p विच इज p प्लस q। अब कॉमन क्या लिया जाना है यहाँ से p माइनस q, लेकिन ये q माइनस p है, तो इसको p माइनस q बनाने के लिए हम लोगों ने साइन चेंज करने के लिए नेगेटिव बाहर ले लिया, ये बन गया आपका p माइनस क्यू दैट इज p प्लस q दिस। अब आप यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, p माइनस q एंड d कॉमन ले सकते हैं, और ये p माइनस q इनके अपॉन में आकर इसे कैंसिल आउट कर देगा। तो हम लोग इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। 2a को हमने यहाँ रखा, उस एक्सप्रेशन में से p माइनस क्यू डी कॉमन लिया एंड द रिमेनिंग थिंग इज माइनस डी p प्लस क्यू प्लस 1 अपॉन में p माइनस क्यू चल रहा था, ये कैंसिल आउट हो गया एंड द रिमेनिंग थिंग इज दिस। इससे ज्यादा आप इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आपने इसे छोड़ दिया। फिर अब आप फाइंड वाले क्वेश्चन पर आ जाओ कि फाइंड क्या करना है, और इस रिलेशन का इस्तेमाल कर लो a और d में। तो आप लोगों ने क्या लिखा, सम ऑफ p प्लस q टर्म्स आपको निकालना है, दैट इज n बाय 2, हियर दिस इज n बाय 2 2a n माइनस 1d। नाउ 2a की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, दिस वन, इसे रिप्लेस कर दीजिए। इन दोनों में से क्या कॉमन है, d कॉमन है। कॉमन लेने के बाद जब आपने रिमेनिंग चीजें लिखी वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, 0 और 0 इंटू समथिंग इज 0, यू गेट योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में है सम ऑफ फर्स्ट
P, Q and R terms of an AP are A, B and C respectively, prove that A upon P within bracket Q minus R plus B upon Q within bracket R minus P plus C upon R within bracket P minus Q equal to 0। तो सबसे पहले जो गिवन चीज है उसको हम लोगों ने लिख लिया। उसने आपको दिया है P टर्म्स का सम क्या है आपके पास A, तो P टर्म्स का सम तो फॉर्मूला क्या हो गया n/2 2a n minus 1d इक्वल टू a। अब आप देखिए जो ये आपका प्रूफ वाला पोर्शन है उसमें a अपॉन p के बीच में रेशियो है, तो हम लोगों ने यही किया कि जो p था ये हम इसके अपॉन में ले आए। ऐसा कर सकते हैं आप लोग, जरूरी नहीं है कि आप पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो ये p अगर उस साइड जाएगा तो अभी ये ऊपर है, यहाँ डिनोमिनेटर में ही आएगा, यानी 1/p ही बनेगा। तो 1/2 एज इट इज रखा, ये एज इट इज रखा, ये p इसके अपॉन में आ गया। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सिमिलरली उसने SQ टर्म्स दिया था, सिमिलरली आप Q/2 लिखेंगे, वो Q उसके अपॉन में आ जाएगा। सिमिलरली हमने SQ की वैल्यू निकाली, SR की वैल्यू निकाली, 1/2 को यहीं छोड़कर R वहां चला गया। तो A/P, B/Q और C/R की वैल्यूज आप लोगों के पास आ गई। आपने लेफ्ट हैंड साइड ली और उसमें A/P की वैल्यू ये पुट कर दी, B/Q की वैल्यू ये सब्सिट्यूट कर दी और C/R की वैल्यू ये सब्सिट्यूट कर दी। तीनों एक्सप्रेशन में से हाफ कॉमन है, तो एक हाफ कॉमन एंड देन जो ब्रैकेट्स आपके पास रिमेनिंग है उन्हें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2a को इन दोनों से मल्टीप्लाई, pd को इन दोनों से मल्टीप्लाई, माइनस d को इन दोनों से मल्टीप्लाई, 2a को इन दोनों से मल्टीप्लाई। सिमिलरली आप मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास इस तरीके से ये पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा। एवरीथिंग इज कैंसिल आउट एंड द रिमेनिंग थिंग इज 0। 0 को 1/2 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे योर आंसर वुड बी 0। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में है द रेशियो ऑफ द सम ऑफ सम कीवर्ड सम of m and n terms of AP is m square ratio n square. Show that ratio of mth and nth term is this. तो show that है, हमें यही आंसर लेकर आना है। हमें क्या दिया हुआ है sum, और that is a single AP, क्योंकि ये दोनों ही चीजें एक ही AP की हैं, तो different AP की नहीं है, इसलिए आप A और D डिफर नहीं लेंगे of an AP। तो sum of m terms upon sum of n terms equal to m square upon n square। फॉर्मूला ओपन कीजिए, m टर्म्स का सम का क्या फॉर्मूला होगा m/2 2a plus m minus 1d एंड n टर्म्स का सम क्या होगा n/2 2a plus n minus 1d इक्वल टू में m square upon n square चल रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और जो m/n है वहां जाकर n/m हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद m/n बचेगा। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आप कभी भी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे अगर आपको लगता है कि यहाँ पर ज्यादा चीजें मिसिंग नहीं है। हम यहाँ पर ए और डी में कम से कम रिलेशनशिप ले सकते हैं। लास्ट से लास्ट क्वेश्चन में हमने ऐसा इसलिए नहीं करा क्योंकि वहां ए और डी सिंगल नहीं थे, 4 आपके पास अलग अलग एक्सप्रेशन थे, ए कैपिटल ए स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल, तो उसमें रिलेशनशिप नहीं निकाला जा सकता। बट यहाँ पर ए और डी के बीच में रिलेशनशिप निकाला जा सकता है एक ही एपी का। सबसे बड़ी जरूरी चीज क्या है, एक ही एपी का जो आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2an mnd एंड माइनस एन डी। सिमिलरली इसको भी आपने मल्टीप्लाई करा, mnd से mnd कैंसिल आउट हो रहा है, 2an और 2am एक तरफ आ गया, nd आपका माइनस है वहां जाके प्लस हो जाएगा और माइनस md। इसमें से आपका 2a कॉमन है दैट इज n माइनस m, इसमें से आपका d कॉमन है n माइनस m, n माइनस m से n माइनस m कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास रिलेशनशिप आ गया कि जो d है वो a का ट्वाइस है। इसे रख लेते हैं हम लोग और हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, mth और nth टर्म की रेशियो प्रूफ करनी है। तो mth टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं। क्वेश्चन में ये जरूर ध्यान रखिए कि कब सम लिखा है कब टर्म लिखा है। तो अब टर्म का फॉर्मूला है am/an दैट इज a प्लस m माइनस 1d अपॉन a प्लस n माइनस 1d। d की वैल्यू आप लोगों के पास क्या आई थी 2a, तो d की वैल्यू आप लोगों ने रिप्लेस कर दी 2a। यहाँ पर आपके पास 2a इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा दैट इज 2am माइनस 2a दैट इज 2an माइनस 2a। a में से माइनस 2a आपने माइनस किया दैट इज माइनस a माइनस 2a प्लस a इज माइनस a। ऊपर से आपका a कॉमन आ गया, डिनोमिनेटर में से आपका a कॉमन आ गया, कैंसिल आउट होके आपके पास 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 रिमेनिंग रह गया जो आप लोगों को प्रूव करना था। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, फिर से वही चीज आ गई, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी इज 3n स्क्वायर प्लस 5n एंड mth टर्म इज 164, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, जो गिवन चीज है उनका इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल Sn आपको गिवन है सम ऑफ n टर्म्स, एक ही ट्रिक है 1 पुट कर दीजिए। 1 रखा तो आपके पास S1 आ गया विच इज नथिंग योर A1। देन 2 आपने रखा, 2 रखने पर आपके पास A2 नहीं आएगा बल्कि A1 प्लस A2 का सम आएगा दैट इज 22। अब आपके पास A1 की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड थी दैट इज 8। अब A2 की वैल्यू भी आपके पास आ गई। जब A2 की वैल्यू आ गई तो D भी कैलकुलेट किया जा सकता है, A2 माइनस A1, D की वैल्यू आपके पास 6 आ गई।
दैट्स इट। इसके बाद आप लोगों ने क्या करा, आपके पास नेक्स्ट गिवन चीज क्या है, mth टर्म इज 164, तो a प्लस m माइनस 1d इक्वल टू 164। a की वैल्यू आप लोगों को पता है या d की वैल्यू आपको पता है, पहले ये 8 वहां जाके माइनस कर दीजिए, जो रिजल्टेंट आए उसे 6 से डिवाइड कर दीजिए, फिर ये -1 वहां जाकर प्लस हो गया और m की वैल्यू आप लोगों के पास आ गई 27। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14, insert 5 numbers between 8 and 26 such that resulting sequence is an AP। तो 8 और 26 के बीच में आपने 5 नंबर्स इंसर्ट करने हैं, 1 2 3 4 5। आप देखिए जो फर्स्ट नंबर है एपी के अकॉर्डिंग वो सेकंड टर्म है, जो सेकंड टर्म नंबर है वो एपी के अकॉर्डिंग थर्ड टर्म है। तो 8 से स्टार्टिंग हो चुकी थी, तो जो नंबर फर्स्ट नंबर है एक्चुअली में वो सेकंड टर्म है, जो सेकंड नंबर है वो एक्चुअली में थर्ड टर्म है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद देखिए ये सीक्वेंस कंप्लीट है आपके पास, दिस इज योर फर्स्ट टर्म एंड दिस इज डेफिनेटली योर सेवेंथ टर्म, इससे बियॉन्ड कोई नहीं आने वाली है, तो दिस इज योर सेवेंथ टर्म। तो ए आपके पास 8 आ गया, सेवेंथ टर्म आपके पास 26 आ गई। नाउ सेवेंथ टर्म का क्या मतलब होगा, a प्लस 6d इक्वल टू 26। a की वैल्यू कितनी है आपके पास 8, 6d इक्वल टू 26, 8 वहां जाके माइनस हो जाएगा, 6 से आप डिवाइड कर देंगे यू गेट d, और आप अगर फर्स्ट टर्म में d प्लस कर देंगे तो आपके पास सेकंड टर्म मिल जाएगी। सिमिलरली आप 3 को प्लस करते जाइए, 8 में 3 प्लस करा 11, 11 में 3 प्लस करा 14, 14 में 3 प्लस करा 17, 17 में 3 प्लस करा 20 एंड सो ऑन। आपको अपनी टर्म्स मिल गई और साथ के साथ नंबर्स मिल गए। अकॉर्डिंगली दिस इज अ सेकंड टर्म बट नंबर्स के अकॉर्डिंग दिस इज फर्स्ट नंबर, तो आपको ये नंबर फाइंड आउट करने थे जो आप लोगों के पास आ गए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 इज, मैथ्स में इज का मतलब इक्वल टू, is the arithmetic mean between a and b। now what is the meaning of arithmetic mean? arithmetic mean is average basically। तो अगर दो नंबर्स के बीच में आपको arithmetic mean लेना है तो क्या होगा, a प्लस बी, दो नंबर्स का सम किया डिवाइड बाय 2, तो दैट एक्सप्रेशन इज का मतलब इक्वल टू a प्लस बी बाय 2, और आपको कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। इसके अलावा आपको कुछ दिया ही नहीं कि आप इसका इस्तेमाल कर सकें, तो एक n की वैल्यू भी और a और b भी आपको नजर आ रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, और तो कुछ नजर आ नहीं रहा क्योंकि एलसीएम भी नहीं ले सकते आप, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको, 2 से इसको मल्टीप्लाई करा दैट इज 2an, इससे मल्टीप्लाई करा दैट इज 2bn, और a को इन दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b को इन दोनों से, इसलिए a प्लस b को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, ये एज इट इज। a को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे देखिए क्या होगा, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, इसकी पावर कितनी है 1, इसलिए a की पावर n माइनस 1 प्लस 1 एंड दैट इज एज इट इज, इसके साथ कुछ नहीं हो सकता, ये भी एज इट इज। जब आपने इसको लिया तो n माइनस 1 बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, -1 से -1 कट गया, a की पावर n बचा, दिस इज एज इट इज, दिस इज एज इट इज। सिमिलरली दिस इज b की पावर n, ये a की पावर n वहां जाके जब माइनस होगा तो 2an में से अगर आप an माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग थिंग इज an, 2bn में से अगर आप bn माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग थिंग इज bn एंड दैट इज एज इट इज, दैट इज एज इट इज। अभी भी आपके पास आंसर तो नहीं निकला, आपको n निकालना है और कोई चीज गिवन भी नहीं है आपके पास, तो एक चीज और करी जा सकती है, an वाली जो टर्म्स है उन्हें एक साथ कर लेते हैं bn, तो दिस इज योर an वाली टर्म, तो इसको हम इसके पास ले आए, माइनस हो जाएगा, दैट इज bn वाली टर्म, इसे इसके पास ले आए। दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, a की पावर n, अगर आप a की पावर n कॉमन लेंगे तो यहाँ रहेगा 1, यहाँ रहेगा b एंड a की पावर -1, रिमेनिंग थिंग इज -1। अगर आपने यहाँ से b की पावर n कॉमन लिया तो यहाँ रहा a एंड b की पावर -1 एंड यहाँ पर क्या रहा आपके पास -1। a की पावर -1 को आप कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन a, तो बेसिकली दैट इज बिकम 1 माइनस b अपॉन a, क्योंकि अगर कभी भी पावर नेगेटिव होती है तो हम उसको रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव कर देते, दैट इज बिकम b अपॉन a एंड दैट इज बिकम a अपॉन b। तो देखिए किस तरीके से आगे फॉरवर्ड होगा, an ये कितना हो गया 1 माइनस बी अपॉन ए एंड दैट इज a अपॉन b माइनस 1। यहाँ पर आप लोगों ने एलसीएम लिया, कितना आया एलसीएम आपके पास a एंड दैट इज बिकम a माइनस b, एलसीएम b a माइनस b, दैट इज कैंसिल आउट, दिस वन इज कैंसिल आउट, a की पावर n अपॉन n a बच गया, b की पावर n अपॉन b बच गया, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर माइनस हो जाएंगी, ये हो गया a की पावर n माइनस 1, ये हो गया b की पावर n माइनस 1। अभी भी आपका n का आंसर नहीं निकला। अब आप लोग एक चीज देखिए, यहां पर और यहां पर दोनों चीजें बिल्कुल इक्वल होती हैं तभी आप इक्वेट कर सकते हैं, a की पावर n माइनस 1 b की पावर n माइनस 1 के इक्वल नहीं हो सकती, तो हम लोगों ने क्या किया, बोथ साइड b की पावर n माइनस 1 से डिवाइड कर दिया। तो जब हमने b की पावर n माइनस 1 से डिवाइड करा तो इसके अपॉन में आ गया, और यहां भी डिवाइड करा तो ये 1 बन गया। इन दोनों की पावर सेम है तो हम इसे होल की पावर लिख सकते हैं 1। ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल होने चाहिए थे, अगर ये बोल रहा है कि ये इक्वल है, स्टार्टिंग से आपके पास इक्वल चला आ रहा है, तो यहां पर आप 1 को क्या लिख सकते हैं, a बाय बी
बेस की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो दैट इज योर 1। तो अगर हम इन्हें कंपेयर करें, यहाँ है a अपॉन बी की पावर n-1, यहाँ है a अपॉन बी की पावर 0, ये दोनों तभी इक्वल हो सकते हैं, बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए तभी इक्वल हो सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता यहाँ 3 पावर हो तो यहाँ 2 पावर हो इक्वल हो जाएगा, नहीं। तो n-1 शुड बी इक्वल टू 0, यानी n की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, between 1 and 31, m numbers have been inserted in such a way that resulting sequence is an AP and the ratio of 7th and m minus 1th number, not term, this is number, is 5:9. Find the value of m. वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज समझ लेंगे आप लोग तो दिक्कत नहीं होगी। इसने बोला 1 और 31 के बीच में आपने m नंबर्स इंसर्ट करने, यानी ये नहीं बताया कि 5 नंबर या 8 नंबर, बट m नंबर्स। अगर इस टोटल सीक्वेंस में बीच में m नंबर्स हैं और 1 और 2 ये नंबर्स भी हैं, तो टोटल में लाकर इस सीक्वेंस में कितने नंबर्स हुए? m नंबर जो बीच में इंसर्ट किए जाएंगे, और 1 और 31 जो आपके पास एक्सट्रीम में है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? m plus 2. This is not m plus 1th term. I'm just writing here कि ये आपको बताने के लिए कि m plus 1 भी है और m plus 2 भी है, क्योंकि ये m terms नंबर्स थे एंड दैट 2 नंबर्स आर ऑल्सो देयर। तो टोटल नंबर्स कितनी हो गई आपके पास, टोटल टर्म्स कितनी हो गई? m plus 2th। तो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग दिस इज योर फर्स्ट टर्म, राइट, क्योंकि ये सीक्वेंस की स्टार्टिंग है, एंड दिस इज योर लास्ट टर्म, तो दिस इज योर am plus 2th टर्म। ओके, तो a को तो हमने एज इट इज छोड़ा, इसमें हमने फॉर्मूला लगाया a प्लस m प्लस 2 माइनस 1d इक्वल टू 31, दैट इज बिकम m प्लस 1d। a की वैल्यू आपके पास 1 है, 1 वहां जाके माइनस हो जाएगा, m प्लस 1d 30 आ गया आपके पास, इसे आपने अपॉन में ले लिया, d की वैल्यू आ गई। जब उसने ये बोला 7th नंबर, अब आप खुद सोचिए, अगर जो फर्स्ट नंबर होगा, ये देखिए ये फर्स्ट टर्म है, दिस इज योर फर्स्ट नंबर, दिस इज योर सेकंड नंबर, जो फर्स्ट नंबर है एक्चुअली में वो टर्म कौन सी है? सेकंड। जो सेकंड नंबर है वो टर्म कौन सी है? थर्ड, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस। तो जो 7th नंबर होगा वो टर्म कौन सी होगी? 8th। और जो m-1th नंबर होगा वो टर्म कौन सी होगी? उससे एक नेक्स्ट, तो दैट इज योर mth टर्म। तो बेसिकली आपको ये क्वेश्चन में गिवन है 7th और m-1th टर्म नहीं, 7th नंबर विच मीन्स 8th टर्म और mth टर्म। तो आपके पास क्या रेशियो गिवन है? 8th टर्म और mth टर्म की जो रेशियो है वो 5/9 है। आपने 8th टर्म का फॉर्मूला लगाया a प्लस 7d, n-1d लग जाता है, a प्लस m-1d इक्वल टू 5/9। d की वैल्यू अभी अभी कैलकुलेट करी थी 30/m+1। हम लोगों ने यहाँ एलसीएम ले लिया, m+1 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा? m+1। इसके पास एलसीएम नहीं है, ये हो गया m+1 एंड दैट इज बिकम 210। सिमिलरली यहाँ पर हम लोगों ने एलसीएम ले लिया m+1, इसके पास नहीं है, यहाँ पर m+1 आ गया एंड दैट इज बिकम 30m-30। m+1 से m+1 कैंसिल आउट एंड दैट रिमेनिंग थिंग इज m+211 अपॉन 31m-29 अपॉन 5/9। आप लोगों ने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो आप लोगों के पास आ गया 9m+1 899 इक्वल टू 155m-145। जो नंबर्स वाली टर्म्स थी उन्हें एक साइड कर लिया आप लोगों ने, जो m वाली टर्म्स थी उन्हें एक साइड कर लिया, एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ m। थैंक यू सो मच।